नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 को लेकर विरोध, एक्ट को रद्द करने की हो रही है मांग। बौद्ध धर्म में बेहद महत्वपूर्ण है बोधगया। मनरेगा मजदूरी की दर में हुई वृद्धि, 370 रुपए प्रति व्यक्ति की गई मजदूरी। लैंगिक समानता को लागू करती है मनरेगा योजना। और बिम्स्टेक का छठा सम्मेलन थाईलैंड में 2022 में हुआ था अंतिम सम्मेलन। प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक रखी गई है थीम। बोधगया विहार व्यवस्थापन कायदा रद्द करो, रद्द करो। तकरीबन 100 के करीब बौद्ध भिक्षु हाथों में तख्तियां लेकर बिहार के बोधगया महाविहार के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध AIBF यानी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के झंडे के तले किया जा रहा है। विरोध की वजह है बोधगया टेम्पल एक्ट 1949, जिसे BTA 1949 कहते हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को कई महत्वपूर्ण बौद्ध संस्थाओं का समर्थन हासिल है। AIBF ने बिहार सरकार को विरोध का मेमोरेंडम सौंपा है। ये सारा विरोध BTA 1949 को लेकर है और ये पहला मौका नहीं है जब ये विरोध प्रदर्शन हुए हैं। साल 2012 में बौद्ध भिक्षुओं ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के लिए लिखी और मांग की कि इस एक्ट को रिपील किया जाना चाहिए। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और अभी सुनी जानी है। इससे पहले नवंबर 2023 में भी बौद्ध भिक्षुओं ने गया में रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया था। ये तो हुई विरोध की बात। सवाल है कि आखिर इस एक्ट का विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, BTA 1949 को बिहार सरकार लेकर आई थी। इसे महाबोधि मंदिर के बौद्ध और हिंदू प्रमुखों के बीच नियंत्रण के चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए पारित किया गया था। एक्ट में 8 सदस्यीय मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान है, जिसमें बौद्ध और हिंदू बराबर संख्या में होते हैं। लेकिन इसी एक्ट में कमेटी के अध्यक्ष के पद का प्रावधान किया गया है। इसमें अध्यक्ष के पद के लिए लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो का प्रोविजन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये पद तभी संभाल सकते थे जब वो हिंदू समुदाय से हों। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद से ही बौद्ध संस्थाएं इस प्रावधान को लेकर विरोध जताती रही हैं और वे इस एक्ट को रिपील कराकर बोधगया महाविहार पर बौद्धों की स्वायत्तता की मांग करते हैं। इसके बाद 2013 में राज्य सरकार ने इस एक्ट में संशोधन किया और प्रावधान किया गया कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसी भी समुदाय के हो सकते हैं। हालांकि एक्ट का विरोध आज तक जारी है। आपको बता दें कि बोधगया बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख साइट्स में से एक है। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह मंदिर महाबोधि वृक्ष के पूर्व में ही है। इस महाबोधि वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजकुमार सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद से ही वे महात्मा बुद्ध कहलाए थे। बोधगया के अलावा अन्य 3 प्रमुख साइट्स में लुम्बिनी, जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, सारनाथ, जहां पर उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया, और कुशीनगर, जहां पर उन्हें महापरिनिर्वाण हासिल हुआ, शामिल है। मैंने 4 साल की उम्र में अपनी मां से पूछा था कि क्या वो मुझे गर्भ में रखकर दोबारा गोरा बना सकती हैं। 5 दशक से ज्यादा वक्त तक मेरे मन में यह विश्वास घर कर गया था कि गोरापन ही सुंदरता और अच्छाई है। मैं इस कहानी के नीचे दबी रही, उसमें विश्वास करती रही, मानती रही कि मैं कमतर थी, मुझे किसी तरह से भरपाई करनी थी। ये फेसबुक पोस्ट केरल की मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन की है। इस पोस्ट के बाद देश में रंगभेद को लेकर खूब बहस छिड़ी हुई है। शारदा मुरलीधरन 1990 के बैच की IAS ऑफिसर हैं। सितंबर 2024 में उन्होंने केरल के मुख्य सचिव का पदभार संभाला था। उनसे पहले इस पद पर उनके पति श्री वेणु काबिज थे। शारदा मुरलीधरन के इस पद पर काबिज होने के बाद किसी ने कमेंट किया कि इट इज एज ब्लैक एज माई हस्बैंड्स वाज वाइट। इस कमेंट ने उन्हें बहुत आहत किया और इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट लिखी। उन्होंने अपने पोस्ट में बताया कि कैसे उन्होंने कई दफा उनके रंग को लेकर किए गए कमेंट्स को सुना है। इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने शारदा मुरलीधरन के साहस की तारीफ की है। रंग भेद को लेकर इस तरह के कमेंट्स का सामना सांवले रंग के लोग रोज आए दिन फेस करते हैं। देखिए, भारत में रंग को लेकर होने वाला ये भेदभाव जेंडर न्यूट्रल है, मतलब पुरुष हो या स्त्री, रंग को लेकर होने वाला भेदभाव सबके साथ है। जाने कितने ही छोटे बच्चों के नाम कल्लू रख दिए जाते हैं क्योंकि उनका रंग काला है। कोई लड़की है और स्किन डार्क है तो हमारा समाज उसे बचपन से ही बताने लगता है कि उसका काला रंग उसकी शादी में अड़चन बनेगा। चूंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है और विवाह व्यवस्था में पुरुष के पास चुनने की शक्ति महिलाओं के मुकाबले ज्यादा है, तो महिलाओं को रंग को लेकर ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे जाने कितने मामले हैं जहां पर किसी लड़की की शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि उसका रंग सांवला था। ब्यूटी इंडस्ट्री ने भारतीय समाज के इस गोरे रंग के ऑब्सेशन को और भुनाया। आज के दौर में लोग लाखों रुपए खर्च करके स्किन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं।
क्योंकि भारतीय समाज की सुंदरता के पैमाने में गोरा रंग एक मापक है। श्री कृष्ण की सांवली सूरत और श्री राम के श्यामल वर्ण को आराध्य बनाकर पूजने वाला ये देश रंग के नाम पर इंसानों के साथ ये भेदभाव क्यों करता है? देखिए, भारत में हमेशा से गोरे रंग को लेकर ऐसा आकर्षण नहीं था। भारत के प्राचीन ग्रंथ जैसे कि महाभारत और ऋग्वेद डार्क स्किन हीरोज को सेलिब्रेट करते हैं। भारतीय समाज में रंग को लेकर यह भेदभाव पहली बार आया जब मुगलों ने भारत पर शासन किया। गोरे रंग वाले मुगल शासकों ने डार्क स्किन वाले भारतीयों पर शासन किया और स्किन कलर के जरिए एक पावर डायनेमिक्स शुरू हुई। रंग को लेकर इस भेदभाव की जड़ों को और गहरा किया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिश शासन के दौरान गोरी त्वचा वाले शासक महत्वपूर्ण प्रशासनिक नौकरियों और पदों के लिए गोरी त्वचा वाले भारतीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते थे। ब्रिटिश समाज ने औपनिवेशिक शासन को जस्टिफाई करने के लिए व्हाइट मैन्स बर्डन नामक विचारधारा को बढ़ावा दिया। इसका मतलब था कि गोरी जातियां सभ्यता और विकास का भार उठाने के लिए जिम्मेदार हैं। इस मानसिकता के कारण भारतीयों को यह महसूस कराया गया कि वे पिछड़े हैं और अंग्रेजी संस्कृति, भाषा, कपड़े और गोरी त्वचा को अपनाना श्रेष्ठता की निशानी है। ऐसी प्रथाओं और माइक्रो ब्रेन वॉशिंग के बीच आम भारतीय आदमी भी गोरी त्वचा को सभी सुंदर और शक्तिशाली चीजों का प्रतीक मानकर आदर्श बनाने लगा। ये वही मानसिकता है जो पश्चिम से आई हर चीज, चाहे वो दर्शन हो या कपड़े, गोरा रंग हो या अंग्रेजी भाषा, सबको सुपीरियर मानती है। हालांकि ब्रिटिशर्स से भारत को आजादी मिले 75 सालों से ज्यादा का वक्त बीत गया है। आज तक हो रहे रंग भेदभाव के लिए केवल औपनिवेशिक काल को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जरूरत है कि भारतीय समाज अपनी सालों की कंडीशनिंग से बाहर निकले। जरूरत है कि शारदा मुरलीधरन जैसे लोग सामने आएं और भारतीयों के गेहुआ और सांवले रंग को लेकर ऊन करें। यह सही है कि समाज की सोच एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन आजाद होने के इतने सालों के बाद हमें अपनी गुलामी वाली मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। बिम्स्टेक के छठे सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 4 अप्रैल 2025 को प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक की थीम के साथ आयोजित किया जाना है। यह समिट कई मायनों में अहम है। एक तो बिम्स्टेक का 5वां सम्मेलन साल 2022 में कोलंबो में वर्चुअली आयोजित किया गया था। छठी समिट में बिम्स्टेक के सभी सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के मुद्दे पर फोकस किया जाएगा। इस समिट के द्वारा बैंकॉक विजन 2030 लॉन्च करने की योजना है, जिसमें भविष्य में सभी सदस्यों के बीच सहयोग की रूपरेखा तय की जाएगी। इस दौरान बिम्स्टेक के चार्टर को और मजबूत बनाने की बात कही जा रही है। वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य भी बदल रहा है। ऐसे में बिम्स्टेक एक मजबूत क्षेत्रीय संगठन के तौर पर अपनी भूमिका में इजाफा करने की रणनीति पर चर्चा करेगा। बिम्स्टेक का गठन बैंकॉक घोषणा के साथ 6 जून 1997 को हुआ था। बिम्स्टेक से मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह एक क्षेत्रीय संगठन है और इसमें बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आसपास के 7 देश सदस्य हैं। इसके सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार शामिल हैं। इसका सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में 2014 में बना है। बिम्स्टेक में शुरुआत में सदस्य देशों में 6 क्षेत्रों में सहयोग था। इन 6 क्षेत्रों में व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य शामिल है। 2021 से हर सदस्य देश को एक विशेष क्षेत्र पर फोकस करने को लेकर सहमति बनी है। भारत के पास मुख्य क्षेत्र है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, वहीं सब सेक्टर्स में ऊर्जा, काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। 1 अप्रैल 2025 से देश में मनरेगा मजदूरी की नई दरें लागू होंगी। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत मजदूरी की नई दर 349 रुपए प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 370 रुपए प्रति व्यक्ति कर दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। नई दर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागू रहेगी। आपको बता दें कि मनरेगा
ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिनों का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराया जाता है। ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य अपनी इच्छा से अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने को राजी होने चाहिए। मनरेगा के मुख्य मकसद हैं पंचायती राज संस्थानों को मजबूती प्रदान करना, सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना, गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका के संसाधन मुहैया कराना। भारतीय संसद ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को 23 अगस्त 2005 को पारित किया था। यह एक्ट लागू 2 फरवरी 2006 को हुआ था। इस योजना के तहत महिला हो या पुरुष दोनों को बराबर मजदूरी दी जाती है, जिससे ग्रामीण रोजगार में लैंगिक समानता सुनिश्चित हो सके। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है टेक्सटाइल वेस्ट। आज का दौर फास्ट फैशन का दौर है। कपड़ों का ट्रेंड हर हफ्ते बदल जाता है। दुनिया भर में लोग नए डिजाइन के कपड़े पहनकर ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो पुराने कपड़े आप पहनना छोड़ देते हैं उनका होता क्या है? ये कपड़े टेक्सटाइल वेस्ट में तब्दील हो जाते हैं। भारत दुनिया में तीसरे नंबर का देश है जहां पर सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है। इस टेक्सटाइल वेस्ट पर वैश्विक स्तर पर खूब रिसर्च हो रही है। लोग इसे रिसाइकल करके हैंडबैग, स्टेशनरी और खिलौने बना रहे हैं। हरियाणा का पानीपत टेक्सटाइल रिसाइकलिंग के हब के तौर पर उभरा है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। नीति आयोग और NCAER यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जिसमें भारत के राज्यों के पिछले 30 वर्षों के आंकड़े हैं। इसे 1 अप्रैल 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लॉन्च करेंगी। इस पोर्टल में 4 मुख्य भाग हैं, जैसे स्टेट रिपोर्ट्स हर राज्य की अर्थव्यवस्था, जनसंख्या और वित्त की जानकारी देती हैं। डेटा रिपोजिटरी में जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्त से जुड़े आंकड़े सीधे देखे जा सकते हैं। डैशबोर्ड आंकड़ों को आसान ग्राफ और चार्ट के रूप में दिखाया गया है। रिसर्च और कमेंट्री में राज्य की वित्तीय स्थिति पर विशेषज्ञों के विश्लेषण और शोध शामिल हैं। यह पोर्टल नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और आम लोगों के लिए उपयोगी होगा। इससे राज्यों की तुलना करना, आर्थिक रुझान समझना और सही फैसले लेना आसान होगा। यह सभी के लिए आंकड़ों को सरल और सुलभ बनाएगा। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है ताकि 28 मार्च 2025 को आए भीषण भूकंप के बाद म्यांमार की मदद की जा सके। भारतीय नौसेना ने 4 जहाज भेजे हैं जिनमें 52 टन राहत सामग्री है। इनमें खाद्य पदार्थ, पानी, दवाइयां, कपड़े और अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। INS सतपुड़ा और INS सावित्री 29 मार्च को यांगून के लिए रवाना हुए। INS करमुक और LCU-52 30 मार्च को भेजे गए। यह अभियान विदेश मंत्रालय की अगुवाई में चल रहा है जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और NDRF भी शामिल है। इस मिशन का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक जल्दी मदद पहुंचाना है। भारत हमेशा आपदा के समय सबसे पहले मदद करता है। इससे भारत और म्यांमार के संबंध भी मजबूत होंगे। यह राहत सामग्री म्यांमार के लोगों को संकट से उबरने में मदद करेगी। इंडियन एयरफोर्स ग्रीस में होने वाले एक्सरसाइज इनियोकोस 25 में हिस्सा लेगी। यह एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है जो 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक चलेगा। इसे ग्रीस के हेलेनिक एयरफोर्स द्वारा अंद्राविडा एयर बेस में आयोजित किया जा रहा है। इसमें इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, IL-78 और C-17 विमान के साथ भाग लेगी। यह अभ्यास हर 2 साल में होता है और इस बार इसमें 15 देश शामिल होंगे। इसमें हवाई युद्ध के आधुनिक तरीकों का अभ्यास किया जाएगा। यह इंडियन एयरफोर्स को अन्य देशों की सेनाओं के साथ मिलकर काम करने और युद्ध रणनीतियां सीखने का मौका देगा। इससे इंडियन एयरफोर्स की क्षमता और समन्वय बेहतर होगा। तमिलनाडु के कसामपट्टी पवित्र उपवन को राज्य का दूसरा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। यह तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में स्थित है। यह घोषणा जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत की गई है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वे स्थान होते हैं जहां के वनस्पति, जीव जंतु आदि का सांस्कृतिक महत्व अधिक होता है। ये क्षेत्र आमतौर पर स्थानीय लोगों द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। कसामपट्टी उपवन का क्षेत्रफल 4.97 हेक्टेयर है और यह अलगरमलाई रिजर्व वन के पास स्थित है। यह वन्य जीवों, मिट्टी की उर्वरता और जलवायु संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोग वीरा कोविल मंदिर में वीरनन देवता की पूजा करते हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु का पहला बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट 2022 में मदुरई जिले में अरिट्टिपट्टी गांव को घोषित किया गया था। आज रात 9:46 पर स्पेसएक्स फ्राम 2 नामक एक निजी अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने वाला है। यह पहली मानव अंतरिक्ष यात्रा होगी जो पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरेगी। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री फाल्कन 9 रॉकेट में क्रू ड्रैगन कैप्सूल से नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरेंगे। इस मिशन का नेतृत्व चुनवांग कर रहे हैं। यह मिशन लगभग 4 दिन चलेगा। इसमें अंतरिक्ष में पहली बार एक्सरे लेना और माइक्रोग्रेविटी में मशरूम उगाना जैसे प्रयोग होंगे। यह शोध भविष्य में मंगल मिशन के लिए मदद करेगा। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, ऑपरेशन ब्रह्मा संबंधित है म्यांमार को भारत द्वारा दी गई सहायता से, यूक्रेन को भारत द्वारा दी गई सहायता से
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को भारत द्वारा दी गई सहायता से या फिर नेपाल में भेजी गई भारत द्वारा सहायता से? अगला प्रश्न है, कसाम पट्टी पवित्र उपवन को हाल ही में जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। ये किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में कुल 75 अनुसूचित जनजातियों को पीवीटीजीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पीवीटीजीज भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। इनकी कुल आबादी लगभग 45,56,000 है। FRA 2006 पीवीटीजीज को कानूनी अधिकार देता है। इसमें संसदीय समिति ने हेरिटेज रिपैट्रिएशन फंड बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद क्या है? भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को आपस में हवाई मार्ग से जोड़ना, विदेशों में मौजूद भारतीय विरासत को वापस लाना, ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता देना या फिर विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना। सही जवाब है विकल्प बी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नमस्कार।